हेलो प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृति स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ रहे थे। व्यवस्थापिका में हमने लोकसभा और राज्यसभा की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा के कार्य। और वैसे हमने संसद के कार्य भी पढ़ लिए थे। तो मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ संसद का, और इसके अंदर ये संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, और इसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। हमने लोकसभा, राज्यसभा की संरचना पढ़ ली थी। वहाँ पर इनके सदस्य संख्या, इनका निर्वाचन, इनका कार्यकाल, इनके पदाधिकारी, इनके अधिवेशन के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने संसद के कार्य पढ़े थे, और अब है लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। तो देखिए, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ या फिर इसके अधिकार, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा के सबसे पहला कार्य है विधेयी। पहला कार्य या पहली शक्ति विधेयी शक्तियाँ। विधेयी का मतलब होता है कानूनी शक्ति। लोकसभा की कानूनी शक्ति कौन सी है? तो विधेयी शक्ति के अंदर भारतीय संविधान के अंदर कुछ सूचियां दे रखी हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। इसको संसद के कार्य के अंदर पढ़ा था। संसद का पहला कार्य भी विधेयी शक्तियाँ थी। उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था कि संसद संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के विषयों में उल्लेखित कानूनों, इनके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के अंदर उल्लेखित विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। और इसके साथ ही कुछ परिस्थितियों के अंदर, यानी कुछ परिस्थितियों के अंदर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। जब दो या दो से अधिक राज्य की सहमति हो, यानी दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अगर संसद को कहे कि राज्य सूची के विषय पर कुछ कानून का निर्माण करना है, तब वो संसद कर सकती है। संविधान में कहा गया है कि संसद, यानी ये संविधान में कहा गया है कि संसद साधारण विधेयकों, ये साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संसद के किसी भी सदन के अंदर ये विधेयक रखे जा सकते हैं। कहने का मतलब है अवित्तीय विधेयक, यानी वित्त संबंधी कोई भी विधेयक है उसको छोड़, यानी अवित्तीय विधेयक यानी वित्त संबंधित कोई भी विधेयक नहीं होना चाहिए, और वे विधेयक संसद के किसी भी सदन के अंदर हम रख सकते हैं। यानी धन विधेयक हैं, वो धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाता है। बाकी धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक हैं वो किसी भी सदन के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद में लोकसभा का दूसरा कार्य है वित्तीय शक्तियां। देखिए, वित्तीय धन संबंधी क्या शक्तियां दे रखी है? वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां हैं वो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक दे रखी है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 109, उसमें ये बताया गया है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाएगा। यानी धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाता है, राज्यसभा के अंदर नहीं रखा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 के अंदर ये बताया गया है। लोकसभा में रखने के बाद वो धन विधेयक राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा उस धन विधेयक को 14 दिन तक
अपने पास रोक सकती है। और धन विधेयक के अंदर संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है लोकसभा को, और लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है उस सुझाव को मानना या फिर ना मानना। देखिए, इसको वापस देखिए। वित्तीय शक्तियां दो लोकसभा को दे रखी है, राज्यसभा को कम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 में धन विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है और उस धन विधेयक पर लोकसभा को सुझाव दे सकती है। उस सुझाव को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर। यह था लोकसभा की वित्तीय शक्तियां। इसके बाद में लोकसभा की तीसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, ये लोकसभा की तीसरी शक्ति है। यानी कार्यपालिका, हमने पढ़ा था सरकार के अंग, उसके अंदर व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था, और ये व्यवस्थापिका ही पढ़ रहे हैं। व्यवस्थापिका के बाद में होती है दूसरा अंग कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद में होती है न्यायपालिका। हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब होता है संसद, और संसद ये बनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ा था, फिर राज्यसभा के बारे में, फिर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इसके कार्य पढ़ रहे हैं। तो इस पर नियंत्रण व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था की गई है, भारत के अंदर जो संसदात्मक व्यवस्था की गई है, और इस व्यवस्था के अंदर ये बताया गया है कि संघीय कार्यपालिका, यानी जो देश की कार्यपालिका है, देश की सरकार है, इस कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका हमेशा संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति, संसद का जो एक निम्न सदन है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होगी। यह आपको ध्यान रखना है। यह कार्यपालिका संबंधी शक्ति। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना, जो मंत्रिमंडल होता है कार्यपालिका का, वो मंत्रिमंडल हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इनका संघीय कार्यपालिका का मतलब ही मंत्रिमंडल होता है या मंत्री परिषद है, वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक लोकसभा के अंदर उसको बहुमत प्राप्त है। इसके बाद में नेक्स्ट शक्ति है नेक्स्ट 4 नंबर है संविधान संशोधन की शक्ति। लोकसभा की संविधान संशोधन की क्या शक्ति है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संविधान संबंधी शक्ति बराबर है, इन दोनों की समान शक्तियां हैं। हमने संसद के शक्ति के अंदर भी पढ़ा था संविधान संशोधन की शक्ति, तो उसकी और इसमें बराबर दे रखे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 368, उसमें बताया गया है कि संविधान का अधिकांश भाग संसद अकेली उसको संशोधन करेगी, और उसके अंदर 3 प्रक्रिया बताई गई हैं कि संविधान के अंदर जो संशोधन होगा वो एक सामान्य बहुमत के द्वारा होगा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा जो संशोधन है विशेष बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। इन 3 प्रक्रिया के द्वारा संविधान के अंदर संशोधन होता है। इसके बाद निर्वाचन संबंधी शक्ति। पांच नंबर जो लोकसभा की शक्ति है वो है निर्वाचक मंडल के रूप में। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है
54, उसके अंदर ये बताया गया है लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी लोकसभा के निर्वाचक मंडल के रूप में क्या कार्य है, तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 54, उसके अंदर ये बताया गया है लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा का कार्य था। इसके बाद में हम राज्यसभा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी लोकसभा के कार्य कंप्लीट हो गए थे, अब है राज्यसभा के कार्य। हम राज्यसभा के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा के कार्य, इसका पहला कार्य है विधेय शक्ति है विधेय कार्य। राज्यसभा का विधेय शक्ति है विधेय कार्य क्या है? लोकसभा और राज्यसभा को विधेय कार्य दोनों का समान है, दोनों को बराबर है। यानी अवित्तीय विधेयक को, जो साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हो सकते हैं, अवित्तीय विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में। यानी अवित्तीय विधेयक जो साधारण विधेयक भी हो सकते हैं और संविधान संशोधन विधेयक भी हो सकते हैं, वो संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को विधेय शक्तियां बराबर प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट इसी दूसरी शक्ति वित्तीय शक्तियां। राज्यसभा की दूसरी शक्तियां वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति के बारे में हमने पहले ही लोकसभा के कार्य के अंदर पढ़ा था और वो स्वयं दे रखा है। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, जो धन विधेयक है वो धन विधेयक हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाता है, राज्यसभा के अंदर नहीं रखा जाता है। इन कहने का मतलब है राज्यसभा के अंदर धन विधेयक कभी भी नहीं रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा के अंदर रखा जाएगा, राज्यसभा के अंदर नहीं। और लोकसभा में रखने के बाद इन धन विधेयक सबसे पहले यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखने के बाद में वो यहाँ जाएगा और यहाँ पर है राज्यसभा, और राज्यसभा उस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। और उस धन विधेयक के अंदर कुछ संशोधन का सुझाव ये राज्यसभा लोकसभा को दे सकती है, पर लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है उस सुझाव को मानना या फिर ना मानना। इसके बाद में देखिए तीसरा कार्य है राज्यसभा का संविधान संशोधन संबंधी। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, इसके अंदर भी जो लोकसभा की शक्तियां दे रखी थी वो कि वो सेम इसके अंदर भी दे। यानी लोकसभा राज्यसभा को दोनों को बराबर, दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है संविधान संशोधन के लिए। और उसमें आपको पता होगा 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, परंतु संविधान संशोधन के लिए जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं और उन दोनों सदनों से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर किसी भी एक सदन से वो विधेयक पारित नहीं होता है
तो प्रस्ताव या विधेयक खारिज हो जाएगा। इसके बाद में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देखिए। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसमें भी वही है जो लोकसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां दे रखी थी कि भारत के अंदर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके अंदर भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल या इसको मंत्री परिषद, यह हमेशा संसद के निम्न सदन, संसद का जो निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा, इसके प्रति हमेशा उत्तरदायी रहेगी। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु उनको अविश्वास द्वारा कभी भी हटा नहीं सकते हैं। यह था कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। इसको वापस आप अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। भारत के अंदर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। जो संघीय कार्यपालिका है यानी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, वो हमेशा संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और इसके अंदर बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रश्न या पूरक प्रश्न या उन मंत्रियों की आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कभी भी उन मंत्रियों को राज्यसभा के सदस्य नहीं हटा सकते। इसके बाद में विविध शक्तियां। राज्यसभा के पांचवी शक्ति या पांचवा कार्य है विविध शक्तियां। इसके अंतर्गत कुछ बिंदु दे रखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यानी इसके अलावा कौन कौन से कार्य राज्यसभा करती हैं विविध शक्तियां। तो पहला कार्य है कि राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये इनका कार्य है। राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य एक तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भी भाग लेते हैं, दूसरा है राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। और इसका तीसरा कार्य है कि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। वापस देखिए, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। इसके बाद में इसका कार्य देखिए, राज्यसभा के सदस्य सबसे पहले
राज्यसभा के सदस्य सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य ही सब सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं, परंतु लोकसभा का उस प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर प्रस्ताव लाने के बाद लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति अपने पद से हटेगा। और विविध शक्ति के अंदर लास्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट कि 1 माह से अधिक आपातकाल को लागू रखना है। यानी संकट काल को, इमरजेंसी को 1 माह से अधिक लागू रखना है। तो संसद के दोनों सदनों से पृथक विशेष बहुमत से अनुमति आवश्यक है। यानी इन दोनों की स्वीकृति आवश्यक है। दोनों सदनों की पृथक और विशेष बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है। उसके बाद में ही वो आपातकाल 1 माह के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है, और वो 6 माह के लिए आपातकाल होगा। यह था विविध शक्तियां, यानी कुछ अन्य कार्य जो राज्यसभा करती हैं। और इसके साथ ही अब लास्ट कार्य है इसका, लास्ट कार्य है विशेष अधिकार। नहीं, राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो लोकसभा की तुलना में उनको अलग है। विशेष अधिकार जो लोकसभा को नहीं दिए गए हैं वो राज्यसभा को दिए गए। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के, पहला दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249। इसमें बताया गया है 249 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव लाया जाता है। वो प्रस्ताव राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय को बना सकते हैं। यानी इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 से बताता है कि राज्यसभा में उपस्थित वो मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव लाया जाता है। वो प्रस्ताव राज्य सूची के विषय में किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यानी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। हमने पढ़ा है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची। तो इसके अंदर बताया गया था इस पर भी संसद कानून बनाती है, इस पर भी बनाती है संसद, और राज्य दोनों मिलकर बनाती हैं। और यहाँ पर सिर्फ राज्य ही कानून बनाती है। तो इस राज्य सूची के विषय पर कुछ परिस्थितियों पर ये परिस्थितियाँ ये हैं कि भारतीय संविधान का 249 कहता है कि राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर सकती है। अब इसके अंतर्गत दूसरा है विशेष अधिकार के तहत दूसरा देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 यानी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव
पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती हैं। यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण राज्यसभा का अनुच्छेद है, इन संविधान का अनुच्छेद 312 ये बताता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे भारत के अंदर नई अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर 3 प्रकार की हैं, IAS, IPS और IFS। और इसके अलावा किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती हैं। इस क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।